वह रीबॉर्न होते ही सबसे पहले नदी की तरफ भागा, एक बड़ा और मोटा लीच ढूंढने के लिए। फिर उसने उसे सीधे निगल लिया, भले ही वह चीज उसके गले में बुरी तरह तड़प रही थी। उसने उल्टी जैसा महसूस होने के बावजूद उसे जबरदस्ती निगल लिया, क्योंकि उसे पता था कि एंड आने वाला है। गामा रेस पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। उस समय हर किसी की एबिलिटी अवेकन इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसने एंड से पहले आखिरी बार कौन सा जीव खाया था। किसी ने चिकन खाया, उसके बाद से वह सिंगिंग, डांसिंग और रैप में एक्सपर्ट हो गया। किसी ने गलती से एक बेल्ट खा लिया और वह एक 100 मीटर लंबा जायंट क्रोकोडाइल बन गया जो सब कुछ डिवावर करता था। और अपने पिछले जीवन में उसने सिर्फ एक डक नेक खाया था। वह एक चूहा बन गया था जिसे हर कोई देखकर मारने दौड़ता था। वह बस किसी तरह लास्ट डेज में सरवाइव कर रहा था। लेकिन इस जीवन में वह इनफाइनाइट डिवोरिंग सिस्टम के साथ रीबॉर्न हुआ था। जितना ज्यादा पावरफुल क्रिएचर वह डिवोर करेगा, उतना ही वह खुद स्ट्रांग बनता जाएगा। उसे अपने पिछले जीवन की एक एंट ही याद आई। बाद में वह इवॉल्व होकर एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर बन गई थी जो सब कुछ डिवोर कर देती थी। फिश टैंक में तड़पती हुई लीचीज को देखकर उसका पेट मचल गया। लेकिन उस सिस्टम के बारे में सोचकर जो डिवोरिंग से स्ट्रांग बनाता है, उसने अपने दांत भींच लिए। उसने हाथ बढ़ाया और लीच पकड़ ली, लेकिन अचानक लीच छूट गई और उसने उसकी उंगली पर काट लिया। खून फिश टैंक में टपकने लगा। लीच बेहद एक्साइटेड हो गई। वह तुरंत गुस्से में आ गया। अब ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने लीच को पकड़ा और उसे सीधे अपने मुंह में ठूंस लिया। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर सक्सेसफुली डिवोरिंग द म्यूटेंट लीच। जीन सीक्वेंस सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड। उसका घाव तुरंत हील हो गया। एक अजीब पावर उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह भागकर आईने के सामने गया और वहीं स्टंड रह गया। उसके काले बाल लंबे लाल बालों में बदल गए थे। उसके दाएं हाथ की हथेली में एक मुंह उभर आया था। उसे महसूस हुआ कि वह इस मुंह के जरिए दुश्मन का खून अब्सॉर्ब कर सकता है। वह हैरान रह गया। फिर अचानक लाल बाल और हथेली का मुंह गायब हो गए। उसे समझ आ गया वह इन्हें अपनी इच्छा से स्विच कर सकता है। खुशी के बाद तुरंत अर्जेंसी महसूस हुई। एंड आने में अब 2 दिन से भी कम समय बचा था। उसके पास अभी 2 और डिवोरिंग चांसेस थे। उसे अपने पिछले जीवन की बात याद आई। लोकल बिलियनियर यांगू ने एक रेयर इलेक्ट्रिक ईल कलेक्ट किया था। डूम्सडे के बाद वह एक पावरफुल म्यूटेंट बीस्ट बन गया था। अगर वह उसे डिवोर कर ले तो उसकी एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन वह एक आम इंसान था। वह सीधे यांगू तक पहुंच ही नहीं सकता था। लेकिन उसकी एक बेटी थी। वह पीकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वह हर दिन लो की लाइफ जीती थी। स्कूल के बाद पीछे वाले गेट के पार्क में जाती और फिर कार से घर लौटती। वह पहले ही पार्क में पहुंच गया। जैसे ही ये एक रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ी, उसने जोर से चिल्लाया, किडनैपिंग। ये चौंक गई। उसके आसपास के 3 बॉडीगार्ड्स गुस्से में आ गए। पहला बॉडीगार्ड स्टिक निकालकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उसने उसे एक कैजुअल पंच में उड़ा दिया। बाकी 2 बॉडीगार्ड्स शॉक में खड़े रह गए। वह कार के पास गया और एक किक में रोल्स रॉयस को लगभग 8 मीटर दूर उछाल दिया। इतनी एब्सोल्यूट पावर के सामने रेजिस्टेंस बेकार था। वह ये के पास गया। ये ने खुद को काम करने की कोशिश की। तुम क्या चाहते हो, पैसे या? उसने कहा, अपने फादर यांगू को कॉल करो। उसे कहो कि वह अपना रेयर इलेक्ट्रिक ईएल लेकर आए। ये हैरान थी। किडनैपर ना पैसे चाहता था ना इंसान, बस एक फिश। उसने सस्पिशियस होकर कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ यांगू फ्यूरियस हो गया। कौन है जो तुम्हें यहां थ्रेटन करने की हिम्मत कर रहा है? उसने तुरंत मिलिट्री को कांटेक्ट किया और ड्राइवर को इलेक्ट्रिक ईएल लाने भेज दिया। आधे घंटे बाद आर्मर्ड व्हीकल्स ने पूरे पार्क को घेर लिया। यांगू कार से उतरा और एक सूटकेस उसकी तरफ फेंक दिया। उसने सूटकेस खोला, इलेक्ट्रिक ईएल निकाली और सबके सामने उसे जिंदा निगल गया। सब स्टन्ड रह गए। यह इलेक्ट्रिक ईल इतनी पावरफुल थी कि वह एक गाय को भी इलेक्ट्रोक्यूट कर सकती थी। जीन सीक्वेंस सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड, ऑब्टेन्ड रेड इलेक्ट्रिक वेपन। उसने सोचा और उसके बाल फिर लाल हो गए। उसके हाथ में लाइटनिंग से घिरी एक एनर्जी बॉल बनी। उसने उसे कैजुअली फेंका। एक एक्सप्लोजन हुआ। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हर तरफ फैल गए और आसपास के मिलिट्री पर्सनल तुरंत गिर पड़े। ये और उसका फादर सेफ थे। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और रात में गायब हो गया। अब एंड आने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था। उसके पास एक आखिरी डिवाउरिंग चांस बचा था। उसने अपना टारगेट सेट किया, सिटी जू का एक म्यूटेंट फैल्कन।
वह टैक्सी से वहां पहुंचा। उसने देखा फाल्कन के फेदर्स अब ब्लैक ब्लेड्स जैसे हो गए थे। उसकी चोंच आयरन केज को तोड़ रही थी। उसने फाल्कन को पकड़ा और उसे डिवावर कर लिया। जीन सीक्वेंस सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड, ऑब्टेन्ड थंडर विंग्स। उसकी पीठ पर ब्लैक विंग्स फैल गए। वह आसमान में उड़ गया अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने के लिए। तभी उसका पेट गुर्राने लगा। वह पास के हाइपर मार्केट में गया। लोग उसे देखकर गोस्ट समझकर भाग गए। उसने ध्यान नहीं दिया, सीधे फ्रेश सेक्शन में गया, रॉ बीफ उठाया और खाना शुरू कर दिया। उसने 10 से 12 किलो मांस खा लिया। तब जाकर वह सेटिस्फाइड हुआ। तभी उसका फोन बजा। ये का कॉल था। उसकी आवाज पैनिक में थी। यहां प्रॉब्लम है, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स अंदर घुस आए हैं, क्या तुम आ सकते हो? उसने फोन काट दिया। रात की हवा में उसके लंबे लाल बाल लहराने लगे। डार्क केओस पहले ही शुरू हो चुका था। उसका रिफ्लेक्शन अचानक बदल गया। छोटे काले बाल लंबे क्रिम्सन बालों में बदल गए। आंखों में खून जैसा लाल रंग भर गया। उसकी पीठ फट गई और वहां से पिच ब्लैक स्केलेटन जैसे विंग्स निकले, जिन पर ब्लू व्हाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी चमक रही थी। विंग्स फैलते ही स्पार्क्स गिरने लगे। सुपरमार्केट की टाइल्स जलने लगीं। बचे हुए लोग और डर गए, चिल्लाते हुए कोनों में छिप गए। उसने उनकी तरफ देखा, लेकिन उसकी हंगर मुश्किल से कंट्रोल में थी। उसके अंदर फॉकन की हंटिंग इंस्टिंक्ट और इलेक्ट्रिक ईल की वायलेंट एनर्जी दौड़ रही थी। उसने हल्का सा झुककर जंप किया। सुपरमार्केट की ग्लास सीलिंग एक्सप्लोड हो गई और वह आसमान में उड़ गया। नीचे शहर पूरी तरह बदल चुका था। लाइट्स एक एक करके बंद हो रही थी, जैसे कोई उन्हें निगल रहा हो। कई जगहों से स्मोक उठ रहा था, आग जल रही थी। दूर से अजीब चीखें और गन शॉट्स सुनाई दे रहे थे। अपोकलिप्स सच में जल्दी शुरू हो चुका था। उसने स्पीड बढ़ाई और सिटी के वेस्ट वाले विला एरिया की ओर उड़ गया। नीचे कैओस फैला था। कार्स टकरा रही थीं, लोग भाग रहे थे और मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे थे। एक लाल आंखों वाला वाइल्ड डॉग एक इंसान पर झपट पड़ा। खून की गंध हवा में भर गई। वह विला एरिया पहुंचा। बॉडीगार्ड्स मरे पड़े थे। खून हर जगह फैला था। करीब 7 से 8 ह्यूमनॉइड कॉप्स मॉन्स्टर्स विला को घेर रहे थे। उनकी स्किन सड़ी हुई सफेद थी, आंखें धुंधली और दांत बाहर निकले हुए। वे सिर्फ डिवावर करना चाहते थे। दूसरी मंजिल की खिड़की में ये का चेहरा दिखा, डरा हुआ लेकिन जिंदा। वह तुरंत नीचे उतरा। 3 मॉन्स्टर्स उस पर झपटे। उसने लाइटनिंग विंग्स से उन्हें काट दिया। वे हवा में ही टुकड़ों में बंट गए। एक और मॉन्स्टर को उसने सीधा उड़ा दिया। बाकी डर गए। वह विला के सामने उतरा। उसके विंग्स आधे खुले थे। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स चमक रहे थे। वह एक डीमन गॉड जैसा लग रहा था। तभी दरवाजा खुला। एक घायल बॉडीगार्ड चिल्लाया, जल्दी अंदर आओ। लेकिन मॉन्स्टर्स फिर झपट पड़े। वह मुस्कुराया, चलो नया पावर टेस्ट करते हैं। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली का मुंह खुल गया। इस बार टारगेट था ब्लड। 2 कॉप्स वेरिएंट सामने से झपटे। उनकी ग्रे स्किन के नीचे बॉडी अचानक ट्रेम्बल करने लगी। अनगिनत टाइनी ब्लड ड्रॉपलेट्स जैसे किसी हॉरर फोर्स द्वारा समन किए गए हों, एक ही पल में फ्लैश को पेनिट्रेट करके बाहर निकले और 2 शार्प ब्लड एरोज बनकर सीधे उसकी पाल्म के छोटे माउथ में घुस गए। दोनों कॉप्स वेरिएंट्स की बॉडीज आंखों के सामने ही ड्राई होने लगी। उनकी मूवमेंट फ्रीज हो गई और वे जमीन पर गिर पड़े। अब सिर्फ उनकी स्किन बची थी जो बोन्स को कवर कर रही थी। बाकी 2 कॉर्प्स वेरिएंट्स ऑलरेडी चार्ज कर चुके थे। उनके बोन क्लॉज बदबूदार हवा के साथ वंग हाउ के फेस की तरफ आए। वंग हाउ ने डॉज नहीं किया। उसने कैजुअली अपना लेफ्ट हैंड उठाया और लो वॉइस में कहा, रेड इलेक्ट्रिक आर्मामेंट। इंस्टेंटली उसकी आर्म से डैजलिंग ब्लू व्हाइट लाइटनिंग एक्सप्लोड हुई और रैपिडली कंडेंस होकर सॉलिड लेयर बन गई। पूरी फोरआर्म और पाल्म पर प्योर लाइटनिंग एनर्जी का आर्मर बन गया। आर्मर डार्क रेड था और सरफेस पर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा था जैसे ड्रैगन और स्नेक मूव कर रहे हों। उसने फिस्ट क्लेंच की और सामने आते बोन क्लॉज पर पंच मारा। क्रैक! यह प्योर स्ट्रेंथ और एनर्जी का क्रशिंग इंपैक्ट था। दोनों कॉप्स वेरिएंट्स के क्लॉज और आर्म्स लाइटनिंग आर्मर से कांटेक्ट होते ही इंस्टेंट स्लैग बन गए। उसका थंडर पंच सीधे उनके चेस्ट में हिट हुआ। दोनों कॉप्स वेरिएंट्स ऐसे उड़ गए जैसे किसी हाई स्पीड ट्रक ने टक्कर मारी हो। वे कोर्टयार्ड के ट्रीज तोड़ते हुए दूर जा गिरे। उनके चेस्ट बर्न्ट ब्लैक हो चुके थे और एडजेस पर अभी भी इलेक्ट्रिक स्पार्क्स फ्लैश कर रहे थे। विला के अंदर खड़े सर्वाइवर्स ये सब देखकर साइलेंट थे। सिर्फ हैवी ब्रीदिंग और फ्लेम्स की क्रैकलिंग सुनाई दे रही थी। वांग हाउ ने अपना हाथ शेक किया। लाइटनिंग आर्मर इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स बनकर डिसिपेट हो गया। उसने स्टंट बॉडीगार्ड को देखा
और डोर खोलने का सिग्नल दिया। बॉडीगार्ड डर के मारे स्टंबल करता हुआ हैवी डोर पूरी तरह खोल देता है। विला के अंदर कंप्लीट मेस था। लग्जरी इंटीरियर टूट चुका था। फ्लोर पर ब्लड स्टेन्स थे। 2 बॉडीगार्ड्स की डेड बॉडीज पड़ी थीं। अब सिर्फ 3 बॉडीगार्ड्स बचे थे, सब घायल। स्टेयर्स और फर्नीचर के पीछे कवर लेकर बैठे हुए, उनके हाथों में गन्स ट्रेम्बल कर रही थीं। यांगू लिविंग रूम के पिलर के सहारे खड़ा था। उसकी आर्म कट थी और वह टॉर्न शर्ट से उसे रैप कर रहा था। फेस पेल था लेकिन आईज स्टेडी थी। जब उसने वांग हाओ को देखा, रेड हेयर, रेड आईज, पीछे ब्लैक इलेक्ट्रिक विंग्स, उसकी पिल्स श्रिंक हो गईं। वह बोलना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। ये सेकंड फ्लोर से नीचे दौड़ी। उसके हेयर थोड़े मैसी थे। फेस पहले से ज्यादा पेल था लेकिन उसके हाथ में एक फिस्ट साइज्ड क्रिस्टल क्लियर एमरल्ड स्टोन था। स्टोन से सॉफ्ट ग्रीन लाइट निकल रही थी। लगभग 2 मीटर का प्रोटेक्टिव फील्ड बना हुआ था जो उसे और स्टेयर्स को कवर कर रहा था। यह लाइट वीक दिख रही थी लेकिन अभी तक कई बार कॉर्प्स वेरिएंट्स को ब्लॉक कर चुकी थी। वांग हाओ ने ये को देखा। उसकी वॉयस हल्की ट्रेम्बल हुई। कुछ घंटों में ही वह इतनी बदल गई थी कि पहचानना मुश्किल था। उसे पार्क वाला सीन याद आया, इलेक्ट्रिक ईल निगलना, मिलिट्री का इलेक्ट्रोक्यूटेड होना। लेकिन अभी सामने जो एनर्जी थी वह उससे कहीं ज्यादा डेंजरस थी। वांग हाओ ने कामली रिस्पॉन्ड किया। उसकी नजर ये के हाथ के स्टोन पर गई। रेड पिल्प्स में हल्की ग्लो आई। बी लेवल जेट बैरियर, अर्ली अवेकनिंग। उसे समझ आ गया ये आइटम सच में उसी के पास है और अर्ली अपोकैलिप्स ट्रिगर से एक्टिवेट हो गया है। ये ने नर्वस होकर पूछा, बाहर के मॉन्स्टर्स? वांग हाओ विंडो के पास गया। बाहर डार्कनेस को देखा। दूर शहर में स्क्रीम्स और केओस था। उसने कामली कहा, गैमा रे बर्स्ट। ये सब उसी का इफेक्ट है। ये स्केड्यूल से पहले शुरू हो गया है। पूरी दुनिया, ह्यूमंस और एनिमल्स म्यूटेट हो रहे हैं। ये सबसे वीक लेवल है। कॉर्प्स वेरिएंट्स। आगे इससे भी ज्यादा डेंजरस क्रिएचर्स आएंगे। उसकी बात सुनकर सबके फेसेस पैल हो गए। यांगू ने डीप ब्रेथ लिया, खुद को फोर्सफुली काम किया। मिस्टर वांग, अब क्या करना होगा? वांग हाओ मुड़ा। उसकी रेड आईज डिम लाइट में ग्लो कर रही थीं। अब पुराने रूल्स खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ एक रूल है, स्ट्रेंथ। उसने पूछा, विला डिफेंस? यांगू बोला, रिफॉर्स्ड कंक्रीट, स्टील प्लेट्स, बुलेट प्रूफ ग्लास, जनरेटर, फ्यूल, बेसमेंट सेफ हाउस, फूड और वाटर लिमिटेड है। वांग हाओ ने सिर हिलाया, इनसफिशिएंट। ग्लास ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जनरेटर नॉइज मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट करेगा। सेफ हाउस बराबर डेड एंड। अगर सरवाइव करना है तो हाइड नहीं, स्ट्रॉन्ग गोल्ड बनाना होगा। ये कंफ्यूज्ड थी। स्ट्रॉन्ग गोल्ड? वांग हाओ बोला, पूरे विला एरिया को क्लियर करो, इसे बेस बनाओ, डिफेंस लाइन बनाओ, सप्लाईज कलेक्ट करो, रिलायबल सर्वाइवर्स रिक्रूट करो। उसने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा, जीना चाहते हो? वे तुरंत नॉड करने लगे। वांग हाओ ने ये से पूछा, बैरियर कितनी देर चलेगा? ये ने फोकस किया। ग्रीन लाइट एक्सपैंड हुई, पूरे लिविंग रूम को कवर किया, लेकिन वह थक गई। फॉरहेड पर स्वेट आ गया। वांग हाओ बोला, अर्ली स्टेज डिफेंस ऐसा ही होता है। एनर्जी सेव करो, क्रिटिकल मोमेंट में काम आएगा। फिर उसने यांगू से कहा, तुम्हारे जो लोग बचे हैं कांटेक्ट करो, फूड, वाटर, मेडिसिन, फ्यूअल, वेपन्स सब अरेंज करो। फिर उसने एक बॉडीगार्ड को पॉइंट किया, नाम ले, गन उठाओ, मेरे साथ चलो। वांग हाओ बाहर निकल गया। उसके ब्लैक विंग्स फिर स्प्रेड हो गए। बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा। फियर था लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उससे ज्यादा स्ट्रांग थी। उन्होंने गन्स उठाई और उसके पीछे चल दिए। बाहर ब्लड स्मेल और इंटेंस थी। वांग हाओ कोर्टयार्ड में खड़ा था। उसकी रेड आईज डार्कनेस में ग्लो कर रही थी। उसने सटल साउंड सुनी, च्यूइंग, क्रॉलिंग। लेफ्ट साइड बुशेस के पीछे 2 कॉप्स वेरिएंट्स हाइड थे। एक एक तुम लोग हैंडल करो। वॉइस कोल्ड थी। बॉडीगार्ड्स ने शॉटगन रेडी की, फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़े। गन शॉट नाइट में गूंजा। एक शॉट मिस हुआ। दूसरे ने मॉन्स्टर का शोल्डर ब्लास्ट कर दिया, लेकिन वह फिर भी चार्ज करता रहा। हेडशॉट! वांग हाओ चिल्लाया। क्लोज रेंज शॉट, मॉन्स्टर डाउन। दूसरा भी एलिमिनेट हो गया। वांग हाओ ने सिस्टम देखा, असिस्ट किल, रिवॉर्ड हाफ। उसने सोचा, स्लो सही बट इवोल्यूशन पॉइंट्स जरूरी हैं। अचानक उसे फील हुआ, राइट साइड समथिंग बिग। वह लाइटनिंग की तरह डैश हुआ। एक म्यूटेटेड वुल्फ डॉग, नॉर्मल से ऑलमोस्ट डबल साइज, स्कारलेट आइज, एक डेड बॉडी को च्यू कर रहा था। वांग हाओ इंस्टेंटली उसके पास पहुंचा। राइट हैंड नाइफ जैसा बन गया, थिन इलेक्ट्रिक लेयर के साथ,
और सीधा उसके टेम्पल में पेनिट्रेट कर दिया। वुल्फ डॉग कोलैप्स हो गया। एनिमल म्यूटेशंस भी टीयर्स में डिवाइड हैं। अगले 1 घंटे तक वे विला एरिया साफ करते रहे। कॉर्प्स वेरिएंट्स, म्यूटेटेड एनिमल्स, यहां तक कि एक वियर्ड टेंटिकल फिश भी। वांग हाउ मोस्टली ऑब्जर्व करता रहा। क्रिटिकल मोमेंट्स में स्ट्राइक करता या पाल्म माउथ से डिस्टेंस से ब्लड अब्सॉर्ब करता। धीरे धीरे बॉडीगार्ड्स का फियर कम हुआ और वे लड़ना सीख गए। जब वे पास के एक एम्प्टी विला में घुसे, अंदर से हल्की हेल्प की आवाज आई। अंडरग्राउंड गराज में एक फैमिली छिपी हुई थी। एक मिडिल एज्ड हस्बैंड वाइफ और उनका टीनेज बेटा। लड़का एक बगी के अंदर सिकुड़कर बैठा हुआ था, डर के मारे हिल भी नहीं रहा था। कार के बाहर 3 कॉर्प्स वेरिएंट्स पागलों की तरह बार बार विंडोज पर स्लैम कर रहे थे। हर वार के साथ ग्लास में क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे। बुलेट प्रूफ ग्लास होने के बावजूद वह अब टूटने के बिल्कुल एज पर था। वांग हाओ ने यह सीन देखा। उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं आया। उसने बस कैजुअली अपना हाथ उठाया और 3 लाइटनिंग फेदर्स बाहर फेंक दिए। तीनों फेदर्स इतनी एक्यूरेसी से गए कि सीधे उन कॉप्स वेरिएंट्स के बैक ऑफ द हेड में पेनिट्रेट कर गए। कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। तीनों बॉडीज वहीं फ्रीज हो गईं और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ी। कार के अंदर छिपी फैमिली कुछ सेकंड्स तक समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि वे बच गए हैं, उनकी आंखों में डिसबिलीव और राहत दोनों थे। वे बाहर निकले, बार बार धन्यवाद करने लगे। ल्यू और बाकी बॉडीगार्ड्स उन्हें लेकर यह फैमिली विला की ओर लौटे, लेकिन यह रेस्क्यू जैसे एक सिग्नल बन गया। गन शॉट्स की आवाजें आसपास के इलाके में फैल चुकी थीं। जैसे जैसे सर्च एरिया एक्सपैंड किया गया, पास के विलास, अंडरग्राउंड गराजेस, स्टोरेज रूम से धीरे धीरे और सर्वाइवर्स मिलने लगे। किसी ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था, कोई कार के अंदर छिपा था, कोई स्टोरेज में सांस रोके बैठा था। कुछ ही देर में 7 से 8 और सर्वाइवर्स मिल गए। उनमें विला रेजिडेंट्स भी थे, गार्डनर, क्लीनर और मेंटेनेंस स्टाफ भी शामिल थे। जब वंग हाओ सबको लेकर वापस विला आया, लिविंग रूम में लगभग 20 लोग इकट्ठा हो चुके थे। पूरा माहौल भारी और दबा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर डर, कंफ्यूजन और डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। जब उन्होंने वांग हाओ को देखा, हालांकि वह ह्यूमन फॉर्म में था, लेकिन उसके पीछे खड़े आर्म्ड बॉडीगार्ड्स, उनके सीरियस एक्सप्रेशंस और उसके आसपास का प्रेशर सबको सबकॉन्शियसली पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। यांगू अब पिलर के पास खड़ा था। उसकी इंजर्ड आर्म प्रॉपरली बैंडेज्ड थी। वह टैबलेट हाथ में लेकर कुछ डेटा रिकॉर्ड कर रहा था। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। ये उसके पास बैठी थी। उसके हाथ में वही जेड स्टोन था, लेकिन अब उसका लाइट फील्ड छोटा हो चुका था। अब वह सिर्फ उसे और उसके फादर को ही कवर कर रहा था। उसका चेहरा विजिबली पेल था। यह साफ था कि वह अपनी मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च कर चुकी थी। यांगू ने वांग हाओ की तरफ देखा और कहा, मिस्टर वांग, हमने प्रिलिमिनरी इन्वेंट्री चेक कर लिया है। उसने टैबलेट पर नजर डालते हुए रिपोर्ट देना शुरू किया। फूड सप्लाई मेनली हाई एंड इंग्रेडिएंट्स और ड्रिंक्स हैं जो विला में स्टोर्ड थे, प्लस किचन में राइस, नूडल्स और कुछ बेसिक आइटम्स हैं। अगर केयरफुली राशन किया जाए तो लगभग 30 लोगों के लिए 15 डेज तक चल सकता है। वाटर, हमारे पास इंडिपेंडेंट डीप वेल सिस्टम है और प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी है। ये सप्लाई कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकती है। मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड है। फ्यूल, डीजल जनरेटर के टैंक में अभी हाफ से ज्यादा फ्यूल है। गैरेज में कुछ कार्स हैं और उनमें कुछ गैसोलीन भी अवेलेबल है। वेपन्स, सेफ हाउस के हिडन कंपार्टमेंट में 2 मॉडिफाइड शॉटगन्स और कुछ बुलेट्स हैं, लेकिन क्लियरली इनफ नहीं है। वांग हाओ ने पूरी रिपोर्ट सुनी और हल्का सा सिर हिलाया। यह सब लगभग उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही था। वह बोला, तुम रिच हो लेकिन आर्म्स डीलर नहीं। इस सिचुएशन में ये रिसोर्सेज ऑलरेडी वैल्यूएबल हैं। फिर उसने बिना डिले किए ऑर्डर्स देना शुरू किया। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एसेंशियल यूज के लिए, मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंड बेसिक लाइटिंग। फूड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में रहेगा, स्ट्रिक्ट रेशनिंग लागू होगी। दैट वाटर, जितने भी कंटेनर्स मिले सब में स्टोर करो। बैकअप मैक्सिमम होना चाहिए। मेडिसिन, जो लोग बेसिक मेडिकल नॉलेज रखते हैं उन्हें हैंड ओवर करो। उसकी आवाज लाउड नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसी अथॉरिटी थी कि कोई भी क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर उसने ल्यू और बाकी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। अब से तुम तीनों गार्ड कैप्टन्स हो।
कुछ फिजिकली कैपेबल लोग सिलेक्ट करो, बेसिक कॉम्बैट और गार्ड ट्रेनिंग दो। तुम्हारी ड्यूटी आउटर वॉल डिफेंस और इंटरनल पेट्रोल। कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट दिखे, इमीडिएटली वार्निंग शॉट फायर करना। यस, ल्यू ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया। बाकी दो बॉडीगार्ड्स भी स्ट्रेट होकर खड़े हो गए। इस दुनिया में जहां सब कुछ कोलैप्स हो रहा था, ड्यूटी और वेपन मिलना मतलब एग्जिस्टेंस की वैल्यू मिलना था। ये ने धीरे से पूछा, क्या हम अभी सेफ हैं? वंग हाओ खिड़की के पास गया, बाहर फैले अंधेरे को देखते हुए कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, सेफ? यह सिर्फ स्टॉर्म से पहले की शांति है। रियल डार्कनेस अभी शुरू भी नहीं हुई। वह मुड़ा, उसकी नजर लिविंग रूम में बैठे हर व्यक्ति पर गई। डर था, लेकिन अब उनमें थोड़ी उम्मीद भी थी। यह जगह सिर्फ टेम्पररी हेवन है। अगर सरवाइव करना है तो सिर्फ छिपकर नहीं जिया जा सकता। कल से हम ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर एक्सप्लोर करेंगे, मोर सप्लाईज, स्पेशली वेपन्स, मेडिसिन और फ्यूल कलेक्ट करेंगे, और इस विल्ला को एक प्रॉपर फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे। कुछ लोग विजिबली डर गए, लेकिन कई लोगों की आंखों में पहली बार होप की हल्की चिंगारी जली। कम से कम अब उनके पास एक डायरेक्शन थी। वांग हाओ ने फाइनल ऑर्डर दिया, सब लोग रेस्ट करो, लेकिन अलर्ट रहना। नाइट वॉच 3 शिफ्ट्स में होगी। लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए। कोई दीवार से टिक कर बैठ गया, कोई फर्श पर लेट गया, लेकिन कोई भी ट्रूली रिलैक्स्ड नहीं था। यांगू फूड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज करने लगा। वंग हाओ क्वाइटली एक गेस्ट रूम में चला गया। उसने डोर बंद किया। अब उसे अपने गेन्स एनालाइज करने थे। उसने सिस्टम एक्टिवेट किया। इंटरफेस उसकी आंखों के सामने खुल गया। उसने अपनी एबिलिटीज चेक की। लीच, इलेक्ट्रिक ईल और फैल्कन, तीनों जीन्स उसके अंदर मौजूद थे। एवोल्यूशन पॉइंट्स 1768, डिवावर चांसेस 0। इसका मतलब साफ था, अब उसे नई एबिलिटीज डिवावर करके नहीं मिलेंगी। अब आगे की ग्रोथ सिर्फ एवोल्यूशन पॉइंट्स पर डिपेंड करेगी। उसने सोचा, पहले एग्जिस्टिंग एबिलिटीज को अपग्रेड करना होगा। उसने 500 पॉइंट्स खर्च किए। रेड इलेक्ट्रिक आर्मेंट अपग्रेड हो गया। अब उसकी स्पीड, डिफेंस और अटैक बढ़ गए। फिर 500 पॉइंट्स थंडर विंग्स अपग्रेड, फ्लाइट स्पीड और अटैक रेंज इंप्रूव हो गए। अब 768 पॉइंट्स बचे। वह रुका, सब अभी यूज नहीं कर सकता, इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखना होगा। सिस्टम इंटरफेस के बॉटम पर एक फेंट लाइन फ्लैश हुई। हाई एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्टेड, सोर्स लिंक्ड टू येप। वांग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। एपोक्लिप्स अर्ली शुरू हुआ। क्या इसका कनेक्शन ये से है? उसने विंडो के बाहर देखा। आसमान में एक अजीब डार्कनेस फैल रही थी, जैसे कोई अनसीन फोर्स स्टार्स और मून को धीरे धीरे निगल रही हो। शहर में म्यूटेशंस बढ़ रही थी। स्ट्रेंज इंसेक्ट्स, क्रीपिंग क्रीचर्स, यहां तक कि हॉस्पिटल मॉर्ग तक में बॉडीज मूव कर रही थीं। वंग हाओ ने खुद को स्टडी किया। कारण कुछ भी हो, मुझे सिर्फ एक काम करना है, सरवाइव करना और सबसे स्ट्रांग बनना। वह क्रॉस लेगेड बैठ गया। तीनों म्यूटेटेड जीन पावर्स को बैलेंस करने लगा। लीच, ईल और फैल्कन की एनर्जी बॉडी में सर्कुलेट होने लगी। हर साइकिल के साथ उसका कंट्रोल बढ़ रहा था। तभी एक अजीब सेंसेशन, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने तुरंत आंखें खोली और बिना आवाज किए विंडो के पास पहुंच गया। बाहर डीप डार्कनेस थी, लेकिन उसकी एनहांस्ड विजन कुछ मूवमेंट डिटेक्ट कर रही थी। यह कॉर्प्स वेरिएंट जैसा नहीं था। इसमें पेशेंस थी, कैलकुलेशन थी। नीचे से हल्की स्क्रैचिंग साउंड आई। कुछ वॉल पर क्रॉल कर रहा था। वंग हाओ ने धीरे से कहा, एनिमी अटैक। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे विल्ला में क्लियर सुनाई दी। उसने एक लाइटनिंग आर्क थ्रो किया, जो नीचे मेटल बकेट से टकराया। तेज आवाज से सभी सर्वाइवर्स इंस्टेंटली जाग गए। वेपन्स उठाओ, डोर्स और विंडोज गार्ड करो। तभी क्रैश! किचन विंडो पूरी तरह टूट गई। ग्लास के टुकड़ों के साथ एक ब्लैक शैडो अंदर कूद पड़ा। वह क्रीचर साइज में बड़े डॉग जितना था, लेकिन स्ट्रक्चर गेको जैसा। डार्क ग्रीन स्केल्स, लॉन्ग टेल और एक मैसिव माउथ जिसमें काउंटलेस शार्प टीथ थे। यह वॉल पर क्रॉल कर सकता था और स्टेल्थ अटैक के लिए परफेक्ट था। ल्यू ने तुरंत शॉटगन फायर किया, लेकिन क्रीचर बेहद फास्ट था। शॉट्स मिस हो गए। वांग हाओ ने ऊपर से आदेश दिया, माउथ या जॉइंट्स टारगेट करो। यह था स्टॉलकर सी क्लास, फास्ट, स्टेल्थी, डेडली। क्रीचर ने एक आदमी को टारगेट किया और उसकी तरफ लीप किया। वह आदमी डर के मारे फ्रीज हो गया।
हो तभी 3 लाइटनिंग फेदर्स ऊपर से शूट हुई। क्रीचर ने 2 डॉज कर ली, लेकिन तीसरी उसके जॉइंट में जा लगी। स्क्रीच! उसका बैलेंस बिगड़ गया, वह जमीन पर गिर पड़ा। बॉडीगार्ड्स ने मौका लिया। कंटिन्यूअस फायर। इस बार बुलेट्स पेनिट्रेट हो गईं। क्रीचर डाउन। लेकिन उसी समय फ्रंट डोर पर जोरदार इंपैक्ट हुआ। 2 और क्रिएचर्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लिविंग रूम में बैठे सर्वाइवर्स डर के मारे चीख उठे। लिविंग रूम में बैठे लोग डर के मारे पीछे हट गए। कुछ हिम्मती लोगों ने पास में पड़े चेयर, स्टूल और वेस उठा लिए और नर्वस होकर दरवाजे की तरफ एम करने लगे। ये वंग हाउ ने जोर से आवाज लगाई। ये पहले से ही नर्वस होकर जेड स्टोन को रब कर रही थी। उसने आवाज सुनी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा। मॉन्स्टर का सिर ब्रोकन ग्लास को चीरते हुए अंदर घुस रहा था। डर इतना ज्यादा था कि उसे लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया है, जैसे वह यहीं मर जाएगी। लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और वांग हाओ की कोल्ड कमांड उसके डर पर भारी पड़ गई। उसने दांत भींचे, अपना पूरा ध्यान जेड स्टोन पर फोकस कर दिया। अचानक सॉफ्ट एमरल्ड ग्रीन लाइट उसके हाथ से फैलने लगी और अगले ही पल वह तेजी से एक्सपैंड होकर पूरे लिविंग रूम में फैल गई। खासतौर पर फ्रंट डोर एरिया को पूरी तरह कवर कर लिया। एक ट्रांसलूसेंट ग्रीन बैरियर बन गया। यह बैरियर देखने में पतला था, लेकिन बेहद मजबूत और फ्लेक्सिबल था। दोनों स्टॉकर मॉन्स्टर्स जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, सीधे उस बैरियर से टकराए। थर्ड! ऐसा लगा जैसे वे किसी इनविजिबल रबर वॉल से टकराए हों। वे वायलेंटली पीछे उछल गए, मोमेंटरली स्टन्ड। नाउ! वांग हाओ की आवाज गूंजी। वह सेकंड फ्लोर से सीधा नीचे कूदा। मिड एयर में उसके थंडर विंग्स फैल गए, इनसे इलेक्ट्रिक आर्क्स चमकने लगे। वह किसी थंडर बर्ड जैसा लग रहा था। उसने विंग्स से अटैक नहीं किया, बल्कि गिरने की मोमेंटम का इस्तेमाल किया। उसने अपनी राइट फिस्ट कसकर बांधी। पूरी आर्म इंस्टेंटली रेड इलेक्ट्रिक आर्मामेंट से कवर हो गई। वायलेंट लाइटनिंग एनर्जी उसकी मुट्ठी में कंडेंस हो गई। उसने पंच मारा। टारगेट वह स्टॉकर जो अभी उठने की कोशिश कर रहा था। बूम! यह कोई फैंसी अटैक नहीं था, यह प्योर डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी। स्टॉकर का हेड जो स्मॉल कैलिबर बुलेट्स तक सह सकता था, इस पंच के सामने पेपर जैसा क्रश हो गया। ग्रीन व्हाइट फ्लूइड हर तरफ स्प्लैटर हो गया। उसकी बॉडी 2 बार ट्विच हुई और फिर कंप्लीटली स्टिल हो गई। वांग हाओ ने रुकना भी जरूरी नहीं समझा। उसके विंग्स फिर से फ्लटर हुए और वह लाइटनिंग स्पीड से डोर की तरफ पहुंचा। दोनों स्टंडन स्टालकर्स जो अभी रिकवर हो रहे थे, उनकी आंखें फैल गईं, लेकिन देर हो चुकी थी। वांग हाओ के लाइटनिंग फिस्ट्स 2 मफल्ड एक्सप्लोजन्स के साथ सीधे उनके बॉडीज पर पड़े। क्रैक, बूम! बोन्स टूटने की आवाज और इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन एक साथ गूंजी। दोनों बॉडीज वहीं चार्ड होकर गिर गईं। लिविंग रूम में बर्न्ट फ्लैश और ब्लड की मिक्स्ड स्मेल भर गई। फिर से साइलेंस छा गया। सिर्फ सर्वाइवर्स की हैवी ब्रीथिंग और दांतों की किटकिटाहट सुनाई दे रही थी। ल्यू और बाकी बॉडीगार्ड्स गन्स पकड़े खड़े थे। उनके बैरल्स अभी भी गर्म थे और उनकी नजर सामने पड़े 3 टेरिफाइंग कॉर्पसेस पर थी। फिर उन्होंने वांग हाओ की तरफ देखा, जिसने अभी अभी विंग्स और आर्मर वापस हटा लिए थे और ऐसे खड़ा था जैसे उसने बस कुछ फ्लाइज मारे हों। उनके दिल के अंदर रिस्पेक्ट और फियर दोनों जड़ पकड़ने लगे। ये का चेहरा पूरी तरह पैल हो गया था। मॉन्स्टर मरने के बाद उसका एमरल्ड बैरियर धीरे धीरे फेड होकर गायब हो गया। उसकी बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई, लेकिन यांगू ने उसे संभाल लिया। जेड स्टोन की लाइट भी काफी वीक हो गई थी। क्लियरली उसने बहुत एनर्जी कंज्यूम की थी। वांग हाओ ने कामली कहा, कैजुअलिटी चेक करो, डोर्स और विंडोज रिपेयर करो, बॉडीज बाहर ले जाओ, ब्लड क्लीन करो। स्मेल और ब्लड दूसरे मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट करेंगे। उसकी टोन ऐसी थी जैसे यह सब एक नॉर्मल रूटीन हो, लेकिन उसकी नजर कुछ देर के लिए उन स्टॉकर कॉर्प्सेस पर रुकी, उनके सकर लाइक फीट और कैमोफ्लाज स्केल्स पर। उसने मन ही मन एनालाइज किया। स्टॉकर्स यूजुअली एक्वाटिक या एम्फीबियस म्यूटेंट्स होते हैं। ह्यूमिड एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। नियर बाय वाटर सोर्स या तो विला का लैंडस्केप, लेक या दूर की मोट, ये ग्रुप में चलते हैं और यूजुअली अपनी टेरिटरी से दूर नहीं जाते। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब तक उन्हें कोई ड्राइव न करे या कोई स्ट्रॉन्गर प्रेडेटर उनका पीछा न कर रहा हो। वह ब्रोकन विंडो के पास गया। बाहर डीप डार्कनेस में देखा। विला एरिया के दूर, जहां लैंडस्केप लेक होना चाहिए था,
वहां कुछ अनयूजुअल मूवमेंट था, पानी के हिलने की फेंट आवाज। ये ने धीरे से पूछा, मिस्टर वांग, ये देखिए। यांगू ने उसे काम किया और वांग हाओ की तरफ देखा। वांग हाओ बोला, सिक्योरिटी बढ़ाओ, स्पेशली वाटर सोर्स की डायरेक्शन में। सारे ग्राउंड फ्लोर विंडोज अंदर से सील करो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन होल्स छोड़ो। एंट्री एग्जिट अब से रोप लैडर से सेकंड फ्लोर से होगी। कोई सवाल नहीं किया गया। अभी अभी डेथ के इतने करीब जाने के बाद कोई भी वंग हाओ के ऑर्डर्स को चैलेंज करने की हालत में नहीं था। सब तुरंत काम में लग गए। वांग हाओ ने ऐड किया, सुबह होते ही नियर बाय विलाज से टूल्स, वुड, मेटल कलेक्ट करो। आर इस जगह को जल्द से जल्द फोर्ट्रेस बनाना होगा। स्टार इलेक्ट्रिशियंस, बिल्डर्स, जो भी स्किल हो आइडेंटिफाई करो। लियू ने तुरंत सिर हिलाया। वांग हाओ फिर लिविंग रूम के सेंटर में आया। उसकी नजर सर्वाइवर्स पर गई। वह बोला, आज जो हुआ यह कुछ भी नहीं था। इना आगे इससे भी डेंजरस मॉन्स्टर्स आएंगे। अगर सरवाइव करना है तो सिर्फ छिपकर नहीं रह सकते। उसने कुछ लोगों की तरफ देखा जो अभी हथियार उठाने की हिम्मत दिखा चुके थे। जो लोग फाइट करना सीखेंगे, डिफेंस और सप्लाई मिशंस में शामिल होंगे, उन्हें एक्स्ट्रा फूड और प्रोटेक्शन मिलेगा। जो सिर्फ छिपना चाहते हैं उन्हें मिनिमम मिलेगा। यह हार्श था लेकिन क्लियर और प्रैक्टिकल। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग डर गए, कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन कुछ धीरे धीरे रेडी हो गए। वांग हाओ कुछ नहीं बोला। वह वापस ऊपर जाने लगा। वांग हाओ, ये ने उसे रोका। वह यांगू के सहारे खड़ी थी। चेहरा अभी भी पेल था, लेकिन उसकी आंखें अब पहले से क्लियर थीं। उसने जेड स्टोन आगे बढ़ाया। जब मैं इसे यूज कर रही थी, मुझे सिर्फ देखना या सुनना नहीं, बल्कि महसूस हो रहा था मॉन्स्टर्स की मैलिस। बहुत कोल्ड। वह थोड़ा रुकी, फिर बोली, और तुम्हारी लाइटनिंग, उसकी एनर्जी भी महसूस हुई। डिफरेंट थी, स्ट्रॉन्गर। वांग हाओ के मन में हलचल हुई। ये एबिलिटी सिर्फ डिफेंस नहीं, यह सेंसिंग भी कर सकती है। उसने कामली कहा, तुम्हारी एबिलिटी ग्रो कर रही है, प्रैक्टिस करो, एनर्जी वेस्ट मत करो। और वह ऊपर चला गया। रूम में जाकर उसने सिस्टम फिर खोला। उसे वह स्ट्रेंज मैसेज याद आया, हाई एनर्जी, ये से रिलेटेड। उसने दूर सिटी की तरफ देखा। स्काई में फेंट डार्क रेड ग्लो था, जैसे ब्लड ऑरोरा। फिर उसकी नजर लेक की तरफ गई। वहां कुछ है, और शायद वह मेरे नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए परफेक्ट प्रे हो। वह बैठ गया और इस बार उसने एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च की। रेड इलेक्ट्रिक आर्मामेंट अपग्रेड, अब फुल बॉडी आर्मर बन सकता था। लाइटनिंग विंग्स अपग्रेड, स्पीड और अटैक मैसिवली बढ़ गए। उसकी बॉडी में पावर सर्ज हुई। एक डार्क रेड लाइटनिंग आर्मर उसके पूरे शरीर पर बन गया। फेस तक कवर हो गया। सिर्फ उसकी ग्लोइंग रेड आईज दिख रही थी। वह धीरे से मुस्कुराया। अब मैं रेडी हूं। बाहर अपोकैलिप्स की पहली रात अभी खत्म नहीं हुई थी और असली खतरा अभी शुरू होना बाकी था। यह वांग हाओ का आयरन लॉ था। वेंग हाओ विला की सेकंड फ्लोर टेरेस पर खड़ा था, नीचे कोर्टयार्ड को देख रहा था। धीरे धीरे सुबह की लाइट साफ होने लगी थी। दूर तक फैली हुई डेड साइलेंस वाली विलाज दिखाई दे रही थी। उसने अपने शरीर को पूरी तरह एडजस्ट कर लिया था। अब उसकी कंडीशन पीक पर थी। उसके अंदर एनर्जी भरपूर थी। रेड लाइटनिंग आर्मामेंट और थंडर विंग्स उसे ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि वह सब कुछ चीर सकता है। लेकिन उसका दिमाग उसे वार्निंग दे रहा था, इस खामोशी के नीचे छुपा डेंजर शायद उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ा है। मिस्टर वांग, पीछे से ल्यू की आवाज आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब कल से कहीं ज्यादा फर्मनेस थी। आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कुल 9 लोग तैयार हैं बैटल और कलेक्शन टीम के लिए, जिसमें मेरे 2 पुराने साथी भी शामिल हैं। टूल्स बहुत कम मिले हैं, कुछ फायर एक्सेस, कुछ आयरन पाइप्स, कुछ किचन नाइव्स और गार्डनिंग सिजर्स। वह हेल्पलेस होकर सिर हिलाता है। वांग हाओ शांत आवाज में बोला, काफी है। उनमें से 4 सबसे केपेबल और बोल्ड लोगों को चुनो, उन्हें फायर एक्स और आयरन पाइप दो। बाकी 5 यहीं रहेंगे डिफेंस के लिए। ये कि एबिलिटी रिकवर होने में टाइम लगेगा। जब तक इमरजेंसी ना हो उसे बैरियर एक्टिवेट मत करने देना। उसकी मेंटल एनर्जी सेव रखो। अंडरस्टूड। ल्यू सीधा खड़ा हो गया। वांग हाओ की नजर कोर्टयार्ड में गई, जहां स्टॉकर के डेड बॉडीज अब हटाए जा चुके थे। वह बोला, कल के मॉन्स्टर्स, उसने दूर इशारा किया, वहां से आए थे, लैंडस्केप लेक की डायरेक्शन से।
दूर ग्रे स्काई में एक बड़ा वाटर बॉडी फेंट रिफ्लेक्शन दे रहा था। लियो का चेहरा सीरियस हो गया। मतलब लेक में और भी हैं। वंग हाओ हल्का सा मुस्कुराया, शायद उससे भी ज्यादा। वह मुड़ा, सबको गैदर करो, हैं 5 मिनट्स में निकलते हैं। 5 मिनट्स बाद वंग हाओ, लियो और चुने हुए 4 लोग फोर्टिफाइड विला से बाहर निकले। इन 4 लोगों में शामिल थे एक गोल्फ क्लब वाला आदमी श्योयांग, स्मॉल बिजनेस ओनर, एक बल्कि गार्डनर लाओ शाओ, एक यंग सिक्योरिटी गार्ड श्याओ चेन और एक काल्म मिडिल एज्ड आदमी लाओ वू, एक्स आर्मी। सबके हाथ में बेसिक वेपन्स थे, चेहरे पर डर भी था लेकिन डिटर्मिनेशन भी। वांग हाओ ने धीरे से कहा, स्प्रेड आउट, ग्रास और वाटर सरफेस पर ध्यान दो। साथ ही उसने अपनी बॉडी पर एक थिन लाइटनिंग लेयर एक्टिवेट कर ली। यह लो लेवल रेड इलेक्ट्रिक आर्मामेंट था जो प्रोटेक्शन देता था लेकिन दिखाई नहीं देता था। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी, बैक टू बैक फॉर्मेशन में, हर कोने को स्कैन करते हुए। अचानक ग्लग ग्लग, लेक के सेंटर में बड़े बबल्स उठने लगे। वांग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। स्टॉप। अगले ही पल स्प्लैश, एक ह्यूज टेंटेकल, बाल्टी जितना मोटा, डार्क ग्रीन म्यूकस से भरा, पानी से बाहर निकला और सीधे उनकी तरफ विप की तरह आया। उसकी लेंथ 7 से 8 मीटर थी और एंड पर सक्शन कप्स नहीं बल्कि बोन स्पाइक्स थे। डॉज! वांग हाओ चिल्लाया, लेकिन खुद पीछे नहीं हटा बल्कि एक कदम आगे बढ़ा। उसका राइट आर्म इंस्टेंटली रेड लाइटनिंग आर्मामेंट से कवर हो गया। उसने पंच मारा, सीधे टेंटिकल से टकराया। ग्राउंड क्रैक हो गया, लाइटनिंग एक्सप्लोजन हुआ, टेंटिकल के स्पाइक्स टूट गए, ग्रीन ब्लड स्प्लैटर हुआ। लेकिन अटैक खत्म नहीं हुआ। 3 और टेंटिकल्स अलग अलग डायरेक्शन से आए, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ, उसका एस्केप ब्लॉक करते हुए। लेक के अंदर एक ह्यूज शैडो ऊपर आ रहा था। वांग हाओ की आंखों में एक्साइटमेंट चमकी। सी लेवल पीक या शायद बी ग्रेड। नाइस। अब उसने फुल पावर यूज की। थंडर विंग्स एक्टिवेट। वह हवा में उठ गया, टेंटेकल्स से आसानी से बचते हुए। मिड एयर में उसने लाइटनिंग एनर्जी से 1-2 मीटर लॉन्ग थंडर स्पीयर बना लिया। उसने एम किया लेक के सेंटर पर और फुल फोर्स से फेंका। थंडर स्ट्राइक। स्पीयर हवा को चीरते हुए गया और लेक को इल्यूमिनेट कर दिया। जैसे ही हिट होने वाला था, वाटर एक्सप्लोड हुआ और मॉन्स्टर पूरी तरह बाहर आ गया। मॉन्स्टर रिवील, ये एक हॉररिंग क्रिएचर था। मेन बॉडी 4 मीटर जायंट सार्कोमा लाइक मैस सरफेस, रिगलिंग ट्यूमर होल्स, 8 मैसिव टेंटिकल्स और एक ह्यूज सर्कुलर माउथ फिल्ड विद लेयर्ड शार्प टीथ। वांग हाओ ने तुरंत पहचान लिया। कोड नेम हेटफुल स्ट्रीम। वीकनेस फायर स्ट्रॉन्ग एनर्जी कोर ब्रेन। थंडर स्पीयर डायरेक्ट हिट हुआ, मॉन्स्टर का बॉडी बर्न हुआ, एक बड़ा होल बन गया। मॉन्स्टर ने रोअर किया और हीलिंग शुरू कर दी। साथ ही टेंटलस ने काउंटर अटैक किया। 2 टेंटलस शोर पर, ल्यू और बाकी लोगों की तरफ आए। एक टेंटिकल हवा में वांग हाओ की तरफ। स्प्रेड आउट! वांग हाओ चिल्लाया। वह लाइटनिंग स्पीड से डॉज करता रहा, मिड एयर में मनोवर करता हुआ। लेकिन मॉन्स्टर का मेन टारगेट ल्यू और बाकी लोग थे। वे फ्रीज हो गए, डेथ सामने दिख रही थी। तभी एक एमरल्ड ग्रीन बैरियर उनके सामने एक्टिवेट हुआ। वह पीछे ट्री के पास खड़ी थी, दोनों हाथों से जेड पकड़े हुए। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, ओवरयूज की वजह से। बैरियर बैरली होल्ड कर रहा था, क्रैक्स पड़ने लगे थे। वांग हाओ की आंखों में सीरियसनेस आ गई। टाइम्स अप, अब फिनिश करना होगा। उसने फुल पावर एक्टिवेट की। थंडर विंग्स मैक्स आउटपुट। वह जी शेप्ड लाइटनिंग ट्रेजेक्टरी में उड़ते हुए मॉन्स्टर की तरफ गया। मॉन्स्टर ने सभी टेंटिकल्स डिफेंस में लगा दिए और पॉइजन स्प्रे किया। लेकिन फुल थंडर ब्लड आर्मर एक्टिवेट। डार्क रेड लाइटनिंग आर्मर उसके पूरे शरीर पर बन गया, फेस मास्क तक। पॉइजन उस पर गिरा लेकिन इंस्टेंटली वेपराइज हो गया। वह सीधे डाइव करता गया और सीधे मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुस गया। शोर पर सब शॉक हो गए। मिस्टर वांग! मॉन्स्टर वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। अंदर से थंडर एक्सप्लोजन होने लगे। उसका बॉडी ग्लो करने लगा। फिर मॉन्स्टर अंदर से एक्सप्लोड हो गया। टेंटिकल्स, फ्लैश, म्यूकस हर तरफ फैल गया। लेक ब्लड से भर गया। कुछ सेकंड्स बाद वांग हाओ बाहर निकला, डार्क लाइटनिंग विंग्स के साथ, कंप्लीटली अनहार्म्ड। उसके हाथ में एक क्रिस्टल कोर था, डार्क ग्रीन प्लस रेड एनर्जी के साथ। सिस्टम वॉइस,
प्लस 300 एवोल्यूशन पॉइंट्स। वह नीचे उतरा, आर्मर डीएक्टिवेट किया, नॉर्मल फॉर्म में आया, ये की तरफ देखा जो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी। उसने बस इतना कहा, गुड जॉब। लियू और बाकी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी गॉड को देख रहे हो। वांग हाओ ने ध्यान नहीं दिया, लेक की तरफ देखा। मॉन्स्टर मर गया, लेकिन लेक अभी भी कंटेमिनेटेड है। उसने लाओ वू और ल्यू की तरफ देखा, तुम दोनों मेरे साथ आइलैंड चलो। बाकी को आदेश दिया, ये को वापस ले जाओ, फुल अलर्ट रहो। वह दोनों को पकड़कर थंडर विंग्स के साथ उड़ गया और सीधे लेक के बीच के आइलैंड पर उतर गया। छोटा सा आइलैंड, बीच में एक गज़ेबो, वहां खामोशी। लेकिन वांग हाओ जानता था यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गाज़ेबो खाली था, लेकिन जमीन पर कुछ बैकपैक्स, फोन्स बिखरे पड़े थे। यहां तक कि एक महिला की हाई हील भी पड़ी थी। लगता था डिजास्टर शुरू होते ही लोग यहां तक भाग कर आए थे और फिर कुछ हुआ। लेकिन वांग हाओ का ध्यान इन चीजों पर नहीं था। उसकी नजर अटक गई गैज़ेबो के सेंटर में। वहां जमीन पर लगभग 1 मीटर डायमीटर का एक काला बॉटमलेस होल था। उसका किनारा ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसे कोरोड कर दिया हो। पास की मिट्टी और पत्थर अजीब डार्क पर्पल कलर के हो गए थे और एक स्वीट लेकिन सड़ी हुई चिपचिपी स्मेल वहीं से सबसे ज्यादा आ रही थी। ल्यू ने धीरे से कहा, मिस्टर वांग, यह नेचुरल नहीं लग रहा। यह मॉन्स्टर का काम भी नहीं लगता, जैसे कुछ नीचे से बाहर आया हो। वांग हाओ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी रेड प्यूपल्स हल्का ग्लो करने लगी। वह केयरफुली सेंस करने लगा। होल के अंदर बहुत फेंट लेकिन डिस्टर्बिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन थी। यह लाइफ एनर्जी नहीं थी, बल्कि एक ट्विस्टेड करप्टेड एनर्जी, जैसे पोल्यूशन और डिस्टॉर्शन का रेजिड्यू। उसके दिमाग में सिस्टम का मैसेज फ्लैश हुआ, हाई डिमेंशनल एनर्जी एनोमली। उसने धीरे से कहा, तो यह वही है। गामा रे बर्स्ट जल्दी हुआ और इसके साथ यह चीज भी। उसका चेहरा सीरियस हो गया। यह अभी हमारे लेवल से बाहर है। इस जगह को याद रखो और फ्यूचर में इससे दूर रहना। उसने दोनों को पीछे हटने का इशारा किया। फिर उसने लाइटनिंग एनर्जी गैदर की और कई थंडर स्पीयर्स बनाए, उन्हें होल के आसपास जमीन में गाड़ दिया। बूम बूम, एक्सप्लोजन से मिट्टी कोलैप्स हो गई और होल टेम्पोरेरिली बंद हो गया। फिलहाल के लिए इतना काफी है। वांग हाओ, ल्यू और लाओ वू वापस शोर पर आ गए। वह बोला, लेक का मॉन्स्टर खत्म हो गया, लेकिन पानी पूरी तरह कंटेमिनेटेड है। कोई इसके पास नहीं जाएगा और इसका पानी यूज नहीं होगा। सबने सिर हिलाया। फिर उसने आदेश दिया, आज स्ट्रॉन्ग होल्ड बेस पर वापस जाएंगे। दोपहर से नियर बाय विलाज एक्सप्लोर करेंगे। फोकस, टूल्स, मेडिसिन, फ्यूल, फूड स्टोरेज। कम से कम रिस्क लेकर मॉन्स्टर्स डील करना, टीम कोऑर्डिनेशन यूज करना। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, सिग्नल देना, मैं हैंडल करूंगा। टीम वापस विल्ला लौट आई। ये को रेस्ट के लिए ले जाया गया। वह ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड थी। बाकी लोग सिंपल लंच तैयार करने लगे और सुबह के टेरिफाइंग एक्सपीरियंस को प्रोसेस करने लगे। वांग हाओ अकेले टेरेस पर आया और अपनी पॉकेट से अबोमिनेशन कोर निकाला। वह क्रिस्टल डिम लाइट में ग्लो कर रहा था। अंदर एनर्जी धीरे धीरे फ्लो कर रही थी। उसमें एक डेंजरस अट्रैक्शन था। उसने सिस्टम से कनेक्ट किया। सिस्टम एनालिसिस, लाइफ एनर्जी, म्यूटेशन टॉक्सिन्स, वीक हाई डायमेंशनल पोल्यूशन, इवोल्यूशन पॉइंट्स। वांग हाओ सोचने लगा, इवोल्यूशन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फास्ट रीजनरेशन और एसिड रेजिस्टेंस ये ज्यादा वैल्यूएबल हैं। पॉइजन एबिलिटीज ऑप्शनल हैं, लेकिन डिफेंस और रिकवरी फाउंडेशन मजबूत करते हैं। उसने डिसीजन लिया, एक्सट्रैक्ट, फास्ट रीजेनरेशन प्लस एसिड रेजिस्टेंस। सिस्टम एक्टिवेट हुआ। 2 अलग एनर्जीज उसके बॉडी में मर्ज हो गईं। उसे साफ महसूस हुआ। उसकी हीलिंग स्पीड बढ़ गई और स्किन पर एक इनविजिबल रेजिस्टेंस लेयर बन गई। गुड, परमानेंट बूस्ट। वह सिस्टम डिटेल्स देखने ही वाला था। अचानक उसके कान हिले। दूर से एक आवाज आ रही थी। यह हवा या मॉन्स्टर्स की नहीं थी, यह थी इंजन्स की आवाज। और सिर्फ एक नहीं, कई इंजन्स, साथ में हैवी ट्रैक्स की ग्राइंडिंग साउंड।
वांग हाओ टेरेस के एज पर आया और दूर सिटी की तरफ देखा। ग्रे स्काई के नीचे डस्ट और स्मोक उठ रहे थे और धीरे धीरे उनकी डायरेक्शन में आ रहे थे। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो पीस खत्म। आवाजें करीब आने लगीं, जैसे कोई स्टील बीस्ट पास आ रहा हो। और फिर कंफर्म हुआ, ट्रैक्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। ये कोई रैंडम सर्वाइवर ग्रुप नहीं था, मिलिट्री या प्राइवेट आर्म्ड फोर्स। उसने सोचा, अर्ली अपोक्लिप्स, ऑर्डर बहुत जल्दी कोलैप्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जल्दी रिसोर्सेस कब्जा करते हैं। नीचे विला में पैनिक फैल गया। लोग फुटस्टेप्स और नॉइज सुनकर डर गए। ल्यू और बाकी लोग वेपन्स लेकर रेडी हो गए। ये भी नीचे आई, वीक लेकिन अलर्ट। सबकी नजर वांग हाओ पर टिक गई। वह नीचे आया, काम पेस के साथ। उसने कहा, कॉन्वॉय आ रहा है, हैवी वेपन्स के साथ। लो, सबको सेकंड फ्लोर के ऊपर ले जाओ। हाइड करो, कोई आवाज नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं। ये एनर्जी सेव करो, इमरजेंसी के बिना एबिलिटी यूज नहीं। यांगू समझ गया, ये लोग दोस्ती करने नहीं आ रहे। वांग हाओ ने बाहर देखा। व्हीकल्स अब क्लियरली दिख रहे थे, डार्क ग्रीन पेंट, मिलिट्री मार्किंग्स के साथ। वह बोला, कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी रहो। हम अब एक टीम है, जो बिट्रे करेगा वो पहले मरेगा। उसकी कोल्ड टोन ने पर लोगों को स्टेबलाइज कर दिया। सब क्वाइटली ऊपर चले गए। नीचे सिर्फ रह गए वंग हाओ, यांगू, येलो लाओवू। सब पोजीशंस लेकर तैयार हो गए। बाहर कॉन्वॉय विला एरिया के एंट्रेंस पर रुक चुका था और अगला खतरा दरवाजे पर खड़ा था।